शहर जाकर गाँव को भूलने वालों जरा सुन लो। हाँ हाँ, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। क्या बात शहर है। जाकर गाँव को भूलने वालों जरा जरा सुन सुन लो। लो, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। क्या बात है। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। अब अभी अयोध्या गए थे जी, मैं 4-5 दिन पहले। मतलब, लेकिन उसके बाद आप गए, अब रामलला आ भी गए हैं, तो आप वहां गए, कैसा लगा आपको उस धरती पे जाके? और आपने तो कवि सम्मेलन भी किया वहां जाके। मैं आपको नीरा जी, मुझे नहीं पता कि इस जन्म का तो मुझे याद नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर दिए हों जिसका प्रतिफल आज मुझे मिला। कल्चरल मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने वहाँ कवि सम्मेलन कराया, मुझे भी बुलाया। और देखिए, मंत्रालय ने क्या बुलाया, मुझे राम ने बुलाया। हाँ बिल्कुल सही, प्रभु ने बुलाया। टूटे हुए दिल को थोड़ा और जलाना होता है, खुद को खुद ही गिरकर उठाना होता है। परवाना तो जलता है क्षमा के लिए एक बार, परवाना तो जलता है क्षमा के लिए एक बार। कलाकार वो होता है जिसे हर बार अपनी खाक से वापस आना होता है, जिसे हर बार अपनी खाक से वापस आना होता है। पहला प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। और आज ऐसे ही एक कलाकार को आपके समक्ष, आपके साथ हम लेकर आए हैं अपने स्टूडियो में। आज हम सुनेंगे शौर्य की शौर्य गाथा। हमारे साथ हैं एक बहुत ही यंग कवि, एक बहुत ही यंग पोएट। आप वीर रस के कवि हैं शायद, है ना? तो शौर्य जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे हैंडल पे। और जब आपने बोलना शुरू किया था, तो आपने इसलिए बोलना शुरू किया था ताकि आप हमारे पॉडकास्ट में आ सके? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं। मैं इतनी अच्छी जगह आया हूँ, आपसे बात हो रही है, तो मेरे लिए तो निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है। बहुत शुक्रिया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेज पे जब चढ़ते हैं और आग लगा देते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर आज जब ये स्टेज पे बोल रहे हैं और अगर कोई सुनने वाले श्रोताओं से कहे कि चलो चढ़ के पाकिस्तान में लड़ाई करेंगे, तो लड़ देंगे जाके, ऐसा पढ़ते हैं ये। ऐसे एक शौर्य कवि को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारी कोशिश होगी जानने की कि आखिर शौर्य है कौन? कौन है आप? वो कवि जिसे सब पहचानते हैं, उसके पीछे का इंसान कौन है? कैसे, कहां से उसकी शुरुआत हुई, और क्यों एक जवान बच्चा इतना, कैसे बल्कि एक जवान बच्चा इस स्टेज पे पहुंचा और उसने इतने कम समय में इतनी तेज दौड़ा है वो। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं मोहित जी से कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से आप कहां तक आज आप हमारे स्टूडियो तक पहुंच गए। मैं सबसे पहले आपके स्टूडियो के सभी दर्शकों का, सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग एक अच्छी चीज से जुड़े हुए हैं, जहां आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को लगातार मिलेंगी। और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आपने कहा शुरुआत कहाँ से हुई? निश्चित रूप से शुरुआत जो बहुत बेसिक होती है, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से परिवार में, हापुड़ जिले में, उत्तर प्रदेश में। अब हम देहरादून में बैठे हैं, तो हापुड़ जिले में एक जगह है साठा चौरासी। अच्छा, बहुत बड़ी फेमस जगह है एक साठा चौरासी। वहाँ एक गांव है छोटा सा, दौलतपुर ढीकरी। इस गांव के बहुत छोटे से मध्यम से परिवार से मैं निकल करके आया और पढ़ाई शुरू की, स्कूलिंग शुरू की, उसके बाद ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग करने चला गया, थिएटर एक्टिंग की कुछ टाइम, और शूट किया वहाँ पे सीरियल्स में। तो मुझे आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे लगा कि मैं खुश नहीं हूँ। सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए एक एज पे, एक युवा शख्स को जो मिलना चाहिए वो सब मिल रहा था, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे अंदर से वो खुशी नहीं थी कि जो मैं कर रहा हूँ। अब अगर किसी काम को करते हुए आपको खुशी हो जाए, तो समझ जाइए कि आप इसी काम के लिए बने हैं। अगर ये पता आपको करना हो कि आपको ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज के लिए बनाया है, ये फिक्स है। क्या बात है। अब आपको पता ये करना है कि आप किस चीज के लिए बने हो, और ये पता आपको तब लगेगा जब आपको ये पता लगेगा कि मुझे क्या करने में मजा आता है। जैसे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्समैन काफी एथलेटिक्स में रहा, तो मुझे रनिंग करने में मजा आता है, मुझे एक्सरसाइज करने में मजा आता है। इसके अलावा अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ करने में मजा आता है, तो मुझे कविता लिखने में मजा आता है, कविता पढ़ने में मजा आता है, मुझे आनंद होता है, और इसलिए मैं कवि हूँ। और आपको कविता पढ़ते हुए सुनने में, श्रोताओं को, और मैंने भी सुना है, हमें भी बहुत मजा आता है। लेकिन ये तो हम जीवन में थोड़ा सा आगे आ गए। अगर हम बचपन के चौक चौबारों की बात करें, अगर पीपल के पेड़ और गांव की बात करें, तो उस समय के मोहित के बारे में कुछ बताइए कि आप जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था तब के जमाने के मोहित हैं कि उसके बाद के जमाने के? उसके बाद का। मुझे तो, मैं जब हुआ तो मुझे तो यही पता था कि वो उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश तो मैं तो बहुत बाद में इन चीजों का हमें पता लगा। और पीपल की जहां तक बात है कि मेरी सारी स्कूलिंग शहर में हुई।
अच्छा, मेरी सारी स्कूलिंग, तो मेरी आप गांव में ग्रेजुएशन, बहुत ज्यादा नहीं रहे? मैं गांव में ही रहा। मैं आज अच्छा, भी गांव में रहता हूँ, लेकिन मेरा स्कूल भी मेरे घर से 12-15 किलोमीटर दूर, तो और मेरा कॉलेज भी शहर में ही था, लेकिन मैं गांव ना कभी छोड़ पाया और शायद ना कभी छोड़ पाऊंगा। तो बहुत अच्छी मेरी बात। 4 बड़ी लाइन है जो लोगों को बहुत पसंद है। मैंने कभी लिखा था कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक तक जाएगा, जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून उन तक तक जाएगा। जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। तो आप अपने पिताजी, माताजी, अपने भाई बहन, कितने, कैसा परिवार है आपका, उनके छोटा बारे सा में कुछ परिवार है। बताइए। मम्मी पापा, 2 बहनें, बड़ी बहनें, दोनों की शादी हो गई और ज्यादा दूर भी शादी नहीं हुई, पास में सबसे मिलना जुलना रेगुलर रहता है। और फिर हमारी भी शादी हो गई 3-4 साल पहले, तो अब बेटा है छोटा 6-7 महीने का। तो फैमिली सपोर्टिव है शुरू से ही, और जो उनको बस ये है कि तुम जो भी कर रहे हो मन से करो। जैसे कि आपने बात कही कि इंसान को अपना काम पसंद होना चाहिए, क्योंकि जो आप प्यार से करते हैं वो बड़ी दूर तक जाता है। एक बड़ी पुरानी और अच्छी सी कहावत है कि पेड़ चाहे अंबर को छू ले, कितना ही ऊंचा हो जाए, वो हरा भरा तभी तक रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तो आपकी जड़ें हैं गांव की, बिल्कुल, जहां से हमारी सबकी, हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आपके पिताजी क्या करते थे और क्या उनका भी बेंट था लिटरेचर की तरफ, लिखने की तरफ? नहीं, मेरे परिवार में किसी को भी ऐसा लिटरेचर का कोई खास शौक रहा नहीं, और मेरे पिताजी फार्मर थे, आज अच्छा, भी फार्मर हैं, और किसान हमेशा पुत्र हैं हमेशा आप। व्यक्ति को फार्मर रहना चाहिए। मैं तो रहना ये चाहिए। मानता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप पेशेंस की डेफिनेशन किसी से सीख सकते हैं तो किसान से सीख सकते हैं। क्या निश्चित बात रूप है। से हार्डवर्क की डेफिनेशन तो आप किसान से ही सीखेंगे, हाँ जी। लेकिन पेशेंस भी आप सीख सकते हैं। 6 महीने पहले आपने फसल बोई है, एक खुले बीज आसमान के बीज नीचे रोपा है, बीज आप रोपा है। बीज रोपा आप है बहुत आपने। बड़े बिजनेसमैन नहीं है, आपके अकाउंट में बहुत सारे करोड़ों रुपए नहीं है, आपके पास जो कुछ पूंजी है आपने उससे बीज खरीदा और खेत में लगा दिया। खुला आसमान है, 6 महीने आपको वेट करना है, बारिश आएगी, है ना, अब ओले पड़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें, आधी आएगी, फसल खराब होने का भी है, लेकिन पेशेंस देखिए 6 महीने का। और इस 6 महीने के बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको लगातार खेत पे जाना है, काम करना है, पानी देना है। 6 महीने बाद आपको वो चीज मिलेगी जो अनकवर्ड है, बिल्कुल आसमान के नीचे है। और कितना बड़ा पेशेंस, मतलब आप एक किसान से सीख और सकते हैं। आप नेचर को तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, भगवान न करे खराब हो गया तो फसल पे उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। गांव से ये चीजें सीखने को मिली। मेरी, जैसे आपने भी जड़ की बात की कि जड़ से जुड़ा रहना चाहिए, मेरी एक बड़ी नई कविता गांव पर आ रही है, काफी बड़ी कविता है। उसकी 2 पंक्ति है कि जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। क्या बात है। उसकी लाइन से कि शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो, हाँ हाँ, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, क्या बात शहर है। जाकर गांव को भूलने वालों जरा जरा सुन सुन लो, लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। क्या बात है। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। क्या बात है, आपने मेरी ही बात को दोबारा से कह दिया। बहुत, जड़ को छोड़ देते हैं, बिल्कुल, जड़ को रहना ही चाहिए। तो जड़ से हटेगा वो मर जाएगा। क्या बात है। तो आप के मन में कब आया ये कवि बनने का ख्याल? आपने कब सोचा कि मुझे किसान नहीं बनना है, मैं कवि बनना चाहता हूँ? देखिए, किसान तो मैं ये कहूंगा कि किसान तो मैं हूं अंदर से, भले ही मैंने खेती ना की हो, मैंने अपने पिताजी की तरह खेत में जाकर के खाद न लगाया हो या पानी न लगाया हो, लेकिन जिस परिवेश में पला हूं, मैं खेतों की तरफ जाऊं, निश्चित रूप से मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं किसान है। क्योंकि मेरे पेट में अगर बचपन में रोटी गई तो वो किसान की वजह से, तो मैं भी किसान हूं, क्योंकि मेरी रगों में किसानी दौड़ती है। क्या बात। अब मैं कवि कैसे बना, एक तो मैं एक ये मिथ क्लियर करना चाहूंगा लोगों का, जो इस प्रोफेशन में, जो एज अ प्रोफेशन भी पोएट्री को ले रहे हैं, कवि कोई बन नहीं सकता। बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात। कलाकार और नेता बनते नहीं है, कलाकार और नेता पैदा होते हैं। क्या बात है। कवि पैदा होकर के आता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, जिसके अंदर इमोशंस है वो कवि है। लोग कहते हैं जी इसने ये कविता लिखी या हमने इतना बड़ा ये काव्य लिख दिया। मेरा मानना है कि कवि का अर्थ जो है उसकी भावुकता से है, वो इमोशंस उसके अंदर कितने हैं, सहजता कितनी है, सरलता कितनी है, सादगी कितनी है, वो लोगों को देख करके भावुक कितना होता है, प्रकृति को देख करके, नेचर को देख करके कितना इमोशनल है, वो पोएट है। आपने कुछ लिख दिया, बहुत अच्छा आपने लिख दिया, यू कैन बी अ राइटर, आई विल कॉल यू राइटर, लेकिन अगर आप कवि हैं तो आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, आपके अंदर सहजता है, सरलता है, उदार है, काइंड है दूसरों को लेकर के, तो आप पोएट हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ, देखिए, कवि जो है वो बहुत सारी विचारधाराओं में लिखता है, कुछ वीर रस लिखते हैं जैसे कि आप लिखते हैं, कुछ आशिकी लिखते हैं जैसे कि हम लिखते हैं, लेकिन सभी लिखते हैं। सभी लिखते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कवि वो होता है जिसपे कलम की ताकत, देखिए बीतते सब पे है,
सभी एक लो और हाई फेज से जाते हैं। दुख और सुख सबके जीवनों का हिस्सा है। जो उसे लिख लेता है वो कवि है, जो उसे सह लेता है वो आम इंसान। क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिसने लिखा है, एक कवियों को फायदा क्या होता है कि कोई चीज आपके अंदर है और वो आपके अंदर जब तक रहती है आपको परेशान करती है। अभी कोई कांटा आपको घुस जाए तो जब तक अंदर रहेगा तब तक परेशान करेगा, आप उसको निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। कवियों को कोई बात चुभती है या वो परेशान किसी चीज को लेकर के होते हैं तो उसको कागज पे उतार लेते हैं, हल्के हो जाते हैं। क्या बात है। अब ये दिक्कत जो आम व्यक्ति है जो अपने दर्द को बयां नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि कवियों को एक एक्स्ट्रा चीज मिली हुई है। यही मैं कहना चाह रही थी कि जो अब लिख वो लेता कैसे है ठीक करता है जो आम इंसान है, वो सुन करके करता है। हाँ, वो रिलेट करता है, उसे लगता है ये तो कवि मेरी कहानी कह गया है। इसीलिए तो लोग कविता को पसंद करते हैं, इसीलिए लोग शायरी को पसंद करते हैं। सॉन्ग्स को देखिए, गाना जिसने लिखा है, किसी ने कोई बहुत अच्छा गाना लिखा, अपने इमोशंस को फील करके लिखा। अब मैंने जैसे अपने पिताजी के ऊपर गाना लिखा, मैं अपने पिताजी के बारे में सोचता हूँ। मेरा जो एक गीत है जो बड़ा लोगों को पसंद आया है, काफी वायरल भी रहा, वो पिता मैंने अपने फादर को डेडिकेट किया था। तो मेरे इमोशंस जो मेरे फादर को लेकर के थे मैंने तो लिख दिए। अब जो व्यक्ति कह नहीं पा रहा है लेकिन उसके भी उतने ही है, जो एक आम व्यक्ति है, जो राइटर नहीं है, जो कवि नहीं है, कहना तो वो भी अपने पिताजी के बारे में चाहता है लेकिन वो लिख नहीं पाया, वो सुनकर के उस चीज को फील कर रहा है। हाँ, आप की बात से मुझे एक बात ध्यान आई कि कभी स्टेज पे कोई कहता है आपसे, जैसे हमें भी कभी कभार ऐसा मौका मिलता है सरस्वती माँ की कृपा से कि कोई बुलाए और कहे कि कुछ कहे, अच्छा कुछ कहिए। तो ये 4 लाइनें हैं, शायद कभी यही होता है कि वो कह रहे हैं कुछ कहो, वो कह रहे हैं कुछ कहो, हम सोचते हैं क्या कहें। वो कह रहे हैं कुछ कहो, हम सोचते हैं क्या कहें, है दर्द इतने सीने में क्या क्या तुम्हें बयां करें। क्या बात है। और ये दर्द ही तो दौलत है, और ये दर्द ही तो दौलत है, जो ये नहीं तो मैं क्या हूँ, ये है तो मेरी शायरी, नहीं तो कोरा पन्ना हूँ, नहीं तो कोरा पन्ना हूँ। लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया कि आपको शायर बनने का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं निश्चित रूप से, मैंने बताया ना कि कवि पैदा होता है, बस किसी ना किसी दिन उसको पता लगता है कि तुम शायद इस काम के लिए। वो दिन कौन सा था जब मैं मोहित कवि बन गए? बड़ी बड़ी कमाल की सी बात है, मेरे घर के पास में जहाँ मेरा घर है, साठा चौरासी में धौलाना एक जगह है, हमारी विधानसभा है, वहां पे 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के दिन कवि सम्मेलन होता है। तो मेरे एक ताऊ जी हैं पड़ोस के, वो मेरे पापा के पास आए शाम को 6-7 बजे, और मैं उस समय तक कोई कविता नहीं लिखता था, मैं अपने कॉलेज में था, और मैं 2 दिन पहले ही एक 60 सेकंड्स फेम करके कॉन्टेस्ट था, उसमें मैं जीत के आया था। मैंने रैप गॉड गाया था, एमिनम एक बड़े सिंगर इस देश दुनिया के हैं, उनका एक रैप गॉड था जिसमें उनका रिकॉर्ड था इतने मिनट्स में इतने वर्ड्स बोलना। तो रैप गॉड में गा के कॉलेज में प्राइज जीत करके लाया था, और उसके ठीक 2 दिन बाद वो ताऊ जी पापा जी के पास आए, उन्होंने कहा कि बराबर में कवि सम्मेलन है, तुम कुछ नहीं करो तो चलो कवि सम्मेलन सुनने चले। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था, तब तक मुझे नहीं पता था कि कवि सम्मेलन होता क्या है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, कौन होते हैं, क्या कुछ होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमें छोड़ आओ बाइक से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अब मैं उनको वहां छोड़ने गया 1 किलोमीटर दूर, वो दोनों बैठ के सुनने लगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जब आ ही गए हो तो थोड़ी देर बाद हमें लेके ही चलना, और तुम छोड़ के आओगे वापस जाओगे। मैं वहां नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी, बोले तुम हमें साथ ही लेके चलना, 20 मिनट में हम भी चल रहे हैं। तो मैं सबसे पीछे वाली कुर्सी पे जाकर के बैठ गया, मैंने ईयरफोन लगाए और मैं अपना गाना सुन रहा हूँ। तभी मैंने देखा कि एक कवि हैं जो संचालन कर रहे हैं। एक कवि आए, कोट पहन के, ग्रीन कलर का कोट है, मुझे आज भी याद है। वो आए तो सभी लोग खड़े हो गए, मुझे लगा लोग खड़े क्यों हो गए, तो मैंने अपने ईयरफोन हटा के साइड में रखे। तो फिर एक कवि और आए उनको इनवाइट करने के लिए। अच्छा। जो कवि इनवाइट करने के लिए आए उनका नाम था डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। अच्छा। वो मेरे गुरु हैं कविता के। तो वो इनवाइट करने के लिए आए, तो जिस तरह से वो बोले मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद जिस कवि को उन्होंने इनवाइट किया था, वो मैं नाम लेकर के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, वो थे डॉक्टर हरिओम पवार जी। आप तो बड़े कवियों के बीच की संगत में बैठे थे। और मैं सबसे पीछे बैठा था। डॉक्टर हरिओम पवार जी जब कविता पढ़ने के लिए आए तो लोग खड़े हो गए। उसके बाद नीरा जी, जब मैंने उनको सुना, आधे घंटे 1 घंटे के करीब मैंने उनको सुना, मैं थ्रिल हो गया। हाँ, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको सुन के थ्रिल ना हो पाए। इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि कवि आपके अंदर, अगर आप कवि, ईश्वर ने आपको बना दिया है, आप नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। अगर आपने, ईश्वर ने आपको कवि बना दिया है, तो कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जब वो चिंगारी फूटेगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरे अंदर एक कवि है। उस दिन मुझे पता लगा, क्योंकि मैं उसको सुनकर के इतना भावुक हुआ, इतना थ्रिल हुआ सुनकर के, मेरे अंदर वो जो पेट्रियटिज्म था, देशभक्ति थी, वो 4 गुना हो गई। और मुझे लगा ये बहुत कमाल की चीज है, आप अपने मन की बात कह रहे हैं, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं। शब्दों की ताकत है आपके अंदर। उसके बाद भी मैं आपको सच बताऊं, मैंने सुनना शुरू कर दिया था,
मैंने कवियों को सुनना शुरू कर दिया था, लिखना तब भी नहीं शुरू किया था। फिर कुछ टाइम बाद चलता गया, समय बीतता गया, तो मेरे कॉलेज में ही एक मेरा साथी था, उसका नाम भी मैं ले दूंगा, मनीष राणा उसका नाम था। उसने एक इवेंट में डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की एक कविता पढ़ी। अच्छा। उनका एक घनाक्षरी छंद है वीरस का, वो पढ़ा, जिसको सुनकर के मैं बहुत थ्रिल हुआ। मैंने कहा ये बड़ी कमाल की चीज है। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ से कैसे लाए तुम, किसका है? तो इसके पीछे बड़ी लंबी सी स्टोरी है, वो कभी और सुनाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये किसका है? तुमने बताया कि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की छंद है। मैं घर गया कॉलेज से 4 बजे, 5 बजे मैंने यूट्यूब पे उनको सर्च किया और अगली सुबह 7 बजे तक मैं उनको सुनता रहा। क्या बात, लगातार उनको सुनता रहा। उस दिन के बाद से मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो आपका पहला क्योंकि पहली हर चीज बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी प्यारी होती है, चाहे वो पहला प्यार हो, चाहे वो पहली नौकरी हो, चाहे वो पहली तनख्वाह हो। तो आपका पहला कवि सम्मेलन कहाँ था और कैसा रहा आपका वो एक दिन? आपको याद होगा, मुझे पूरी निश्चित रूप से है। वो पहला कवि डर लगा आपको पहली बार स्टेज पे जाते हुए? बड़ी मजे की चीज आपको बताऊं कि डर मुझे इसलिए नहीं लगा कि मैंने जो मेरे कविता की शुरुआत हुई वो थोड़ी सी पॉलिटिकल मंच से हुई। अच्छा। हमारे यहाँ पे एक मतलब जब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए मंच पे, तो एक हमारे गांव में एक नेताजी, उस समय चुनाव चल रहा था हमारे यहाँ पे, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे वो। तो चुनाव लड़ने के लिए वो प्रचार करने आए, तो मुझसे किसी ने कहा कि तुम बोल सकते हो क्या? तो मैंने कहा बोल सकता हूँ। तो जब मैं वहां बोला और लोगों ने तालियां बजाई, लोगों को अच्छा लगा कि मैंने इंस्टेंट 2-4 पंक्तियां बना के बोल दी। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा। लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, उन्होंने तालियां बजाई। तो फिर उन्होंने मुझे कैच किया। अच्छा। जो नेताजी आए थे, विधायक जी थे, उन्होंने मुझे कैच किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे मंचों पर फिर बुलाया। मेरे लिए ये खुशी थी कि मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बस मुझे ये था कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आपकी बात को मैं 2 लाइनों में कहूंगी और बहुत ही खूबसूरत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि महफिल में कितनी जान है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि महफिल में कितनी जान है। ईमानदारी की अगर एक भी ताली बज जाए तो कलाकार के लिए शान है। उससे बड़ा कोई प्यार ही तो नहीं। बिल्कुल। तो कलाकार से कई बार ये पूछा जाता है, हमसे भी सवाल पूछा गया कि जब आप स्टेज पे जाते हैं बड़ी एनर्जी होती है। हम कहते हैं एनर्जी हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होती थी, एनर्जी तो तालियों में होती है। जब उधर से गड़गड़ाहट होती है तो इधर से अपने आप ही एड्रेनलिन रश होने लगता है। तो आप बता रहे थे अपने पहले मंच के बारे में। तो उसके बाद ये मंच ऐसे ही चलते रहे, जहां कोई मौका लो, कोई मीडिया क्लब का कार्यक्रम है, उन्होंने बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा, बुला लिया, मैंने अपनी बात रखी। उसके जब काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा, तो उसके बाद में कवि सम्मेलन हुआ। और मुझे याद है वो कवि सम्मेलन हमारे पास में एक गांव है, कंदौला करके गांव है, वहां एक कार्यक्रम था, उसमें कवि सम्मेलन हुआ था। वो मेरा पहला कवि सम्मेलन था और वो क्या फीलिंग थी मैं बता नहीं सकता। अद्भुत। क्या आपको ये लगता है कि ये एडवांटेजेस रहा आपके लिए? क्योंकि मेरा अगला सवाल यंग कवियों के बारे में, इसलिए पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि उस जगह, उस पृष्ठभूमि में जहां आप रहते हैं उसके अराउंड कवि सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन जैसे हम आप जहां आज बैठे हैं उत्तराखंड देवभूमि में, यहाँ जागर तो जरूर लगते हैं लेकिन कवि सम्मेलन उतने नहीं होते हैं। तो एज ए यंग कवि आप क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रोफेशनली एक कवि हैं? आजकल प्रोफेशन बहुत सारे मानकों में आ गया है। अब डॉक्टर इंजीनियर वाली बात नहीं रही, लोग सीए और होटल इंडस्ट्री के शेफ भी बन रहे हैं, कई लोग तो यूट्यूबर्स भी बन रहे हैं। लेकिन फिर भी कवि अभी भी मुझे लगता है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे होल सोल, मतलब अगर आप कवि से मिलते हैं तो वो आपसे कहेगा कि मैं कवि हूं और साथ में मैं ये भी करता हूं। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं आप कवि ही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने यंग कविज को, और कैसे, मतलब आपको लगता है कि ये प्रोफेशन आपने चूज किया या प्रोफेशन ने आपको चूज किया? देखिए, एक बड़ी कमाल की सी बात है नीरज जी, मैं कवि हूं और ये वो काम है जिसको करने में मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर मैं कोई और काम करूंगा, आज का जो टाइम है वो बहुत कंपटीशन का है। एक समय और था कि जब कभी प्रोफेसर्स भी थे, जब कभी वाइस चांसलर भी थे, जब वो जॉब भी करते थे। वही एक्चुअली उसी से आज भी कवि रिलेट होता है कि ये प्रोफेसर हरिओम पवार साहब तो वो कवि हैं और ये भी है, मतलब एक आप पुराने लोगों को जितना देखेंगी वो एक किसी अच्छी जॉब में थे। और कवि मतलब आप कविता करें एक शौक की तरह है, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इतना भी नहीं था कि आपका परिवार चल सकता है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। अभी आप जब ये कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मैंने कहा सेटिस्फैक्शन से सिर्फ आत्मा तृप्त होती है, पेट को तो रोटी चाहिए ही चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दौर में जब से सोशल मीडिया आई है, मैं कहना चाहूंगा, जब से सोशल मीडिया आई है, जब से कवियों की आवाज ऊपर जानी शुरू हुई है। उस समय की बात करूं तो उस समय इतने कवि नहीं थे, कवियों की जो लिस्ट थी वो बहुत कम थी, तो इतना बड़ा कंपटीशन भी नहीं था। आज के समय आप देखेंगे कि कितने सारे कवि हैं जो मंच पर भी हैं, पूरे देश भर में कवि हैं,
और यूट्यूब पे कितने सारे कवि हैं, ओपन माइक की पोएट्री आप देखते होंगे। ऐसे दौर में अगर आप थोड़ा सा भी कहीं कट होने की आपने कोशिश करी तो आप बिल्कुल, कोई आपको याद ही नहीं करेगा। तो इस लड़ाई में आपको आपको आगे भी बढ़ना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको परिवार भी चलाना है। लेकिन इस समय में ये कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एज अ पोइट रह करके भी अपना परिवार चलाना चाह सकता है तो बड़ी आराम से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है और एक ये जरूरी सवाल है। हम बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं बड़े खुशनुमा माहौल में, लेकिन फिर भी आपने अभी एक बात कही कि आजकल बहुत सारे कवि हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपको अपने मन से ये लगता है कि आजकल बहुत सारे कवि हैं या तुकबंद ज्यादा है? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया, मेरे लिए कवि की परिभाषा थोड़ी अलग है। आपने कोई कविता लिखी है, आप एक अच्छे राइटर हैं, आपने अच्छी पोएट्री लिखी है, यू आर सच ए नाइस पोएट। कवि का मतलब मेरी परिभाषा में कुछ और है। कवि मतलब जो इसके अंदर इमोशंस बहुत हैं, जो काइंड है दूसरों को लेकर के, जो किसी को हर्ट नहीं करता है, जो सरलता जिसके अंदर है, सादगी जिसके अंदर है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो कवि है। और रही बात तुकबंदी की, तो निश्चित रूप से मैं इस बात पर मोहर लगाऊंगा कि तुकबंदी ज्यादा हो रही है, उसका कारण भी है, लोग प्रभावित होते हैं। क्या सोशल मीडिया उसका एक कारण नहीं है? जैसे मुझे याद है, मैं एक बार और मैं तो बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत परिपक्व कवि भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बार नारी पे लाइनें कही थी और बहुत पॉपुलर सी लाइनें हैं। अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाती हूँ कि दुनिया ने जब भी तोड़ा, दुनिया ने जब भी, क्योंकि एक नारी के जीवन में ना बड़े सारे बदलाव आते हैं, उससे ज्यादा जितने एक मर्द के जीवन में आते हैं। वो बेटी पैदा होती है, फिर बड़ी होते होते बहन बनती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है, माँ बनती है, और फिर सो एंड सो फॉर्थ। और फिजिकली भी उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, बच्चे को पैदा करती है तो आते ही हैं। तो दुनिया ने जब भी तोड़ा, खुद को खाक से उठाया। दुनिया ने जब भी तोड़ा, खुद को खाक से उठाया, और जमीन नहीं मिली तो फलक पे घर बनाया। बेगानों की भीड़ में मैं अपनी हूँ सहेली, बेगानों की भीड़ में मैं अपनी हूँ सहेली, खड़ी हूँ अपने साथ में मैं कैसे हूँ अकेली। सम्मान के माथे पे सिंदूरी मैं तिलक हूँ, सम्मान के माथे पे सिंदूरी मैं तिलक हूँ, करती हूँ मैं भी गलती, अब मैं भी कुछ गलत हूँ। ये लाइन मैंने स्पेशली इसलिए लिखी थी क्योंकि औरत को गलत होने का अधिकार हमारा समाज देता नहीं। खैर, जब मैंने लाइनें लिखी तो जब मैं नीचे आई तो कमला पंत जी हैं, एक बहुत उम्दा मतलब साहित्यकार हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही। पहली बार मैंने उनसे ही ये लाइन सुनी थी। उन्होंने एक बात कही कि तुम लिखती रहना, चाहे जो भी लिखो, क्योंकि तुम तुकबंदी नहीं करती हो, तुम कविता करती हो। बिल्कुल। इसीलिए आज एक परिपक्व कवि से और एक यंग कवि से मैं सवाल करना चाहती हूँ। तो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में हम देखते हैं, जैसे 2 लाइनें मैंने सुनी थी कि तेरी डोली को जाते देख लूं, तेरी डोली को जाते देख लूं, मैं सह नहीं सकता, लेकिन बदला नहीं लूंगा, ये मैं भी कह नहीं सकता। अब आप बताइए कि इसमें कविता कहाँ है? देखिए मैम, क्या है ना कि आज का टाइम ऐसा है, लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी भी चीज से हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दिख रही है, पहले कुछ चीजें दिखती नहीं थी, इसलिए लोग कम इन्फ्लुएंस होते थे। आज सोशल मीडिया पर लोगों को पोएट्री दिखती है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब एक्चुअली मैंने पहले कहा ना, कभी बनता नहीं है, कभी पैदा होता। अब वो कभी पैदा नहीं हुए हैं, वो बनना चाह रहे हैं। तो आपको लगता है कि कभी मतलब वो अपना समय खराब कर रहे हैं कि वो कभी बन जाएंगे कभी चलते चलते? ऐसे मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि जो लोग बस ये है, अब जैसे हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, उनको लगता है कि हम मंच पे जा रहे हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। जैसे आज मैं यहाँ हरिद्वार हूँ तो मुझे कल भी एक फोन आया कि आप हरिद्वार हो, तो हमको तो कोई बुलाता नहीं है। मुझे वहीं से हरिद्वार से किसी का फोन आया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, आपको लोगों को कविता सुनानी है, ऑडियंस को कविता सुनानी है, तो ऑडियंस वो सुनेगी जो उनको पसंद होगा, और आप जो सुना रहे हैं वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। आप जिस रस में सुना रहे हैं, जितने भी हमारे रस हैं, अगर आप वीर रस में सुना रहे हैं तो आपके जो रस का परिपाक है, मैं अगर थोड़ा हिंदी का ज्यादा यूज करूं, तो जो रस का परिपाक है, अगर आप करुणा सुना रहे हैं तो आपके चेहरे से, आपकी कविता में वो झलकना चाहिए और लोगों की आंखों से आंसू निकलने चाहिए। मेरा इसको रस का परिपाक बोलते हैं, कि जब वो खो जाए आपकी बात में और अपने अंदर से महसूस करे कि जब तक आप देखिए, आपने कोई चीज लिखी, आप पहली बात अगर उसको मन से नहीं लिखेंगे, आपके अंदर कवि नहीं है, तो तुकबंदी होगी, और तुकबंदी से फिर कुछ होगा नहीं। इमोशंस हैं तो पोएट्री आएगी। आपने इमोशंस आपके अंदर है, आपकी कल्पना है, आपने कविता लिखी, आप भी भावुक हैं, आप सुनाते समय अगर लोग भी भावुक हैं, हो गए, तो इसका मतलब कि आपने अच्छी कविता लिखी है और आपके रस का परिपाक हुआ है। इट मीन्स यू आर ए गुड पोएट, आई कैन से। लेकिन आप अगर सिर्फ 30 सेकेंड्स ऑफ फेम कह लीजिए, अगर आप सोशल मीडिया पे खींच लेते हैं तो आप उसे पोएट नहीं मानते हैं। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन यंग बच्चों को जो लिखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लिखते हैं, जैसे मैंने कहा, लोग कुछ भी लिख देते हैं, आखिरी की 2 शब्द अगर मिल जाएं
तो वो कविता बन जाती है उनके लिए। तो आपके शब्दों में ऐसे बच्चों को या नए बच्चों को जो लिख रहे हैं, कोई तो एडवाइस आप देना चाहेंगे कि बेटा इस तरफ अपने कदम सबसे बढ़ाओ? पहली एडवाइस नीरज जी मैं ये दूंगा, देखिए लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी चीज है। कविता लिखना, साहित्य को पढ़ना, अगर आप साहित्य को लिखेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलत चीजों से आप बचे रहेंगे और रिलैक्स रहेंगे। अगर आपका लिखने का मन करता है, कुछ भी लिखने का मन करता है, आप लिखिए, क्योंकि जब आप कागज पे कोई चीज लिखते हैं तो वो सिर्फ एक स्याही नहीं है, वो आपने सिर्फ लिखा नहीं है, आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं। या मान लो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, आप सपोज हाँ। करो, मैं एग्जांपल दूं, कोई युवा आज के समय का डिप्रेशन में हो और उसने उस डिप्रेशन को लेकर के कुछ लिख दिया, इट मीन्स वो अंदर से खाली हो गया। तो लिख लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये देखे कि मुझे इस फील्ड में एज अ प्रोफेशन इसको लेना है, मुझे मंचों पर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेम कमाना है, तो फिर वो ये विचार करे कि उसके पास क्या वो चीजें हैं। यही मैं जानना चाहती हूँ कि एक यंग बच्चा जो लिख रहा है, देखिए जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम ओपन माइक्स करते हैं सर, हर 6-6 महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम ओपन माइक कर सकें, विजय वाणी के नाम से। विजय मेरे फादर का नाम है और पिता का कर्ज हम क्या चुकाएंगे, बस बड़ा काम आप कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम के साथ ये चलता रहे। तो पिताजी के नाम पे मैंने ये रखा है विजय, मेरे पिताजी का नाम। वाणी मतलब आपके शब्दों को आवाज, जो आपके विचार है उनको आवाज। विजय वाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 20 वो महिलाएं आती हैं जिन्होंने कभी स्टेज नहीं छुआ है, लेकिन वो लिखती रही, तो वो उनको एक बार स्टेज जीवन में, एक होता है ना चेकलिस्ट, बकेट लिस्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि एक बार ये करना है। 76 ईयर ओल्ड फीमेल थी लास्ट टाइम, 76 ईयर ओल्ड की थी और उन्होंने स्टेज पे आके बोला कि मैं पहली बार स्टेज पे बोल रही हूँ, आज बहुत खुश हूँ, और उन्होंने अपनी कविता पढ़ी। लेकिन उन 20 लोगों में भी आपको समझ में आता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ कह दिया है और कुछ लोग कवि है। तो एक इंसान जो लिख रहा है वो कैसे माने कि हाँ वो सही राह पे है, वो जो मंचों तक पहुंच पाएगा? सबसे पहले तो नीरज जी, इस बहुत बड़े काम के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना धन्यवाद। चाहूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने एक पक्षी को कह दूंगा कि घोंसला दे दिया जरूरत पे। क्योंकि जब मन में विचार आते हैं तो उनको किसी को सुनाने का मन जरूर करता है। किसी ने तुकबंदी भी की होगी तो वो कोशिश बिल्कुल करेगा कि बिल्कुल, किसी को सुनाए। तो एक बार तो हक बनता है बिल्कुल। उसका। और अगर वो किसी को सुनाएगा नहीं तो खुद को सुनाता है, कई बार शीशे के सामने सुनाएगा, दीवारों को सुनाएगा, लोगों को सुनाता है तो उसको और अच्छा लगता है। इस बड़े काम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप नोट करेंगे उन 20 लोगों में जो कविता पढ़ेंगे, ये पता लग जाएगा कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो शायद इनको पूरा देश सुनेगा। हमें, लेकिन उन्हें कैसे पता लगेगा? उनको समझना होगा। मैं तो बस ये कहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है आत्मचिंतन। अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं तो आप दुनिया में किसी को नहीं जानते। सबसे पहले आपको अपने आप को जानना चाहिए कि आप कौन है। देखिए 150 करोड़ का देश है, बिल्कुल। एक इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर हैं, और इस देश में न जाने कितने हजार ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब हर गली कोई तो कूचे विराट हर कोहली बच्चे नहीं हो नहीं सकता, बनता, बिल्कुल हर कोई सही रोहित बात। शर्मा नहीं हो सकता। तो ये लोगों को समझना होगा कि उनके अंदर का जो कैलिबर है वो उनको कितना अलाउ करता है कि वो आगे उस चीज को एज अ प्रोफेशन ले। मैं नहीं कह रहा एज अ शौक ना लें, एज अ शौक वो जरूर कविता लिखें। मैं तो सभी से कह रहा हूँ, सारे युवाओं से कह रहा हूँ, आप अच्छा पढ़िए, आप बड़े कवियों को पढ़िए, अच्छे कवियों को पढ़िए, लिटरेचर में ध्यान लाइए। लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशन उसको चूज करने जा रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के उस तरफ जाइए। अगर कोई बच्चा 12th क्लास में बहुत कम परसेंटेज लेके आ, मैं परसेंटेज तो किसी को नहीं जज करता कि किसी की परसेंटेज से किसी की मैं उसकी पावर जज करूं कि उसकी ब्रेन पावर क्या है, लेकिन जो पढ़ने में बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, अब वो यूपीएससी के बारे में सोचने लगे। ऐसा बच्चा जिसको जो आधे घंटे किताब लेकर के जिसकी सेटिंग नहीं हो सकती, उसको नहीं पता कि 16 घंटे की सेटिंग भी लगानी पड़ेगी। तो वो उस प्रोफेशन में अगर किसी जोश में किसी मूवी को देख करके चला जाए, जैसे अभी पीछे भी एक मूवी आई थी, अगर वो उसको देख करके इन्फ्लुएंस हो जाए और वो कल से ठान ले कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊंगा, तो वो उतना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो ये हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो जब आपने स्टेज करने शुरू किया और आपको लगा कि, और आप बन भी गए, तो कोई ऐसा किस्सा आपको स्टेज का याद है जो आपको याद आता हो कि हाँ यार वो दिन बड़ा मजेदार था या उस दिन बड़ा अच्छा था? और आप माशाल्लाह दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, इतने आपकी बहुत सारी फीमेल फैन भी रही होंगी, तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद है कि आप स्टेज पे चढ़ रहे हो या उतर रहे हो और किसी ने आपको आके कहा हो कि मुझसे शादी करेंगे? दरअसल मजे की बात इससे बड़ी दूसरी है। मुझसे लड़कियों ने नहीं कहा, लेकिन मुझसे आपसे लड़कों ने कहा? नहीं, बहुत सारे अंकल्स ने कहा। अच्छा। हाँ, वो मैंने कई बार ऐसा देखा। मैं मेरठ में एक कार्यक्रम में था, तो वो एक, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, तो क्षत्रिय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, मैं उसमें कार्यक्रम में गया, मैंने कविता पढ़ी, तो मुझे 2 ताऊजी बहुत देर से घूरे जा रहे थे। अब जब मैंने देखा कि दे आर स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि ताऊजी आप मुझे जानते हैं क्या, और आपका आशीर्वाद मिलो? तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा जी अभी तो नहीं हुई।
बोले पापा का नंबर दे दो। मैंने कहा सर क्या कर, मैं समझ गया कि वो क्या उनके दिमाग में चला। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। आप वो नंबर पर्सपेक्टिव लेके दामाद रहे बहुत लोगों के लिए। तो ये चीज होती रही। और फैंस तो खैर, फैंस तो मैं किसी को मानता ही नहीं। सब लोग मतलब वो चीजें मेरे जोन में आती नहीं है। लाइफ जैसी है इसको ऐसे ही जिया जाए। जो लोग आपको सुन रहे हैं ये तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि सुन रहे हैं। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। किसी की अटेंशन 30 सेकंड के लिए भी पाना आजकल बहुत मुश्किल काम है, तो 30 मिनट स्टेज पे बोलना बहुत बड़ी बात है। और स्पेशल दिन आपने मुझसे पूछा कब ऐसा लगा कि बहुत स्पेशल हुआ। मेरा मानना है कि जिंदगी में हर दिन स्पेशल होना चाहिए। जैसे मेरे लिए कल का दिन बहुत स्पेशल था। कल की मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कल हरिद्वार एक कवि सम्मेलन में था और जिस तरह से वहां लोगों ने मुझे सुना है, मतलब मैं मुझे चुप करना पड़ा। मैंने कहा प्लीज आप थोड़ा सा चुप हो जाए, बार बार कोई माला लेके आ रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वीडियो फुटेज में है, बहुत सारे लोग पैसे लेकर के आए। अच्छा, बीच बीच में कविता, जब मैं कविता पढ़ रहा था तो आप मुझे असिस्टेंट रख लीजिए, मैं इकट्ठा कर लूंगी आपकी जगह। आप मुझे असिस्टेंट रख लीजिए। तो नहीं, वो पैसे इतने थे, उसके लिए असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए तो बस ऐसा व्यक्ति जो छिपा ले कि कितने मिले। खैर ये लोगों का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, जो है सब उनका स्वीकार है। तो अब काफी सारे लोगों ने बड़े मन से सुना। मुझे बीच में कई बार बोलना पड़ा कि आप, मतलब उनका प्यार इतना था। मैंने कहा मैं थोड़ी कविता पढ़ लूं। तो ये हर दिन होता रहता है और ये अच्छा लगता है। आप अभी अयोध्या गए थे? जी, मैं 4-5 दिन पहले आप अयोध्या थे, मुझे पता है। तो कैसा लगा अयोध्या भूमि में पहुंचकर? और उसका एक हमने भी उस चीज को महसूस किया। वैसे तो जैसे मैंने कहा है कि हर घर दिवाली थी और हर मंदिर अयोध्या था, मतलब, लेकिन उसके बाद आप गए, अब रामलला आ भी गए हैं, तो आप वहां गए, कैसा लगा आपको उस धरती पे जाके? और आपने तो कवि सम्मेलन भी किया वहां जाके। मैं आपको नीरा जी, मुझे नहीं पता कि इस जन्म का तो मुझे याद नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर दिए हों जिसका प्रतिफल आज मुझे मिला। कल्चरल मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने वहाँ कवि सम्मेलन कराया, मुझे भी बुलाया। और देखिए मंत्रालय ने क्या बोला, मुझे राम ने बुलाया। हाँ बिल्कुल सही, प्रभु ने बुलाया। कितने सारे लोग हैं जो वहां जाना चाहते हैं, जाने के लिए उत्सुक हैं, पहले भी जाते रहे हैं। और मैं वहां गया, वहां का कण कण आपको रोमांचित करेगा। जैसे ही अयोध्या आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन पहुंचेगी, आपकी गाड़ी पहुंचेगी, तो आपके अंदर बहुत सारे भाव आने शुरू हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं करेंगी, मेरे दिमाग में लगातार एक बात चल रही थी। जब मैं वहां सरयू किनारे घूम रहा था, हमने सरयू स्नान किया, मैं सोच रहा था कि जब प्रभु राम यहाँ रहते होंगे तो कैसा, मतलब मैं उस चीज को महसूस कर रहा था कि प्रभु राम यहीं कहीं ना कहीं यहीं रहते हैं और ये सब उन्हीं का है, ये उनका घर है, ये उनका गांव है, ये उनका परिवार है। बिल्कुल वो चीज मैं याद कर रहा था। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं कैसी जगह खड़ा हूँ। और अब तो बहुत कुछ वहां भव्य हो गया है और आने वाले समय में होगा भी। ये हम सभी सनातनियों के लिए गौरव का विषय है कि प्रभु रामलला आज भव्य मंदिर में बैठे हैं। मैंने वो मंदिर देखा है, मैंने रामलला के दर्शन किए हैं। मैं, और जैसे मैंने रामलला के दर्शन किए, मैं एक युवा हूँ 26-27 साल का, मेरी आंखें छलक गई। क्या बात है। मैं अपने इमोशंस नहीं रोक पाया, क्यों ये मुझे भी नहीं पता। मैं बड़ा खुश था कि दर्शन करने जा रहा हूँ और मेरी आंखें छलकना शुरू हो गई। ये 22 तारीख को जिस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा थी और वो आने वाले थे, इतना देश बिल्कुल राममयी था। और उस दिन वो दिन था जब मैं कह सकती हूँ कि मेरी उम्र 40 साल की है। मेरी 40 साल की उम्र में कहिए या मेरे पिताजी की 70 साल की उम्र में कहिए, उस एक दिन पूरे देश में हिंदू सिर्फ हिंदू था। बिल्कुल। वो ना क्षत्रिय था, ना पंडित था, ना ब्राह्मण था, ना बनिया था, ना वैश्य था, वो सिर्फ हिंदू था। तो आपको ऐसी शक्ति का अनुभूति हुई जब वहां पहुंचे? और अभी जो आपने लाइन बोली, इसी लाइन को मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई बनिया था। उस समय भी कोई कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कही आपने बात। कोई कुछ नहीं था। उस समय भी कोई कुछ नहीं था। ठीक है, चीजों को कैसे कैसे उन 4-5 दिनों के लिए हम सतयुग में थे शायद। उस समय भी जब रामलला थे, उस त्रेता युग में थे हम, तब भी कुछ नहीं था ऐसा सब कुछ। लेकिन आज चीजें हुई हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये सौभाग्य का विषय है कि हमने दीपावली मनाई उस दिन, और लगा कि आज हम अच्छी वाली दीपावली मना रहे हैं। हम कई वर्षों से दीपावली मनाते आ रहे हैं। एक हमने सुना था कि इस दिन प्रभु राम वनवास काट करके अयोध्या आए थे, तो लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं। लेकिन वो त्रेता युग वाले लोगों का था, हम कलयुग में हैं। हमने कलयुग में भी प्रभु राम का वनवास देखा है। हाँ। त्रेता में जिन लोगों ने प्रभु राम का वनवास देखा, उन्होंने दीपावली मनाई। हम ऐसे लोग हैं कि हमने प्रभु राम का वनवास कलयुग में भी देखा है। प्रभु राम के मंदिर को तोड़ा गया, 20-25 साल प्रभु राम हमारे 30 साल टाट में बैठे रहे। संघर्ष करना पड़ा, अदालतों तक जाना पड़ा। लोगों ने काल्पनिक कहा
कैसी कैसी चीजें मेरी, इस पर पूरी एक प्रभु राम पर बड़ी कविता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी उसको सुनेंगे और अभी वो आएगी भी मंत्रालय से। तो वो जो वनवास हम लोगों ने भी देखा है, और उस वनवास के बाद जब प्रभु राम लौटे हैं तो बिल्कुल ठीक वैसा ही परिदृश्य है जो त्रेता में राम लौट करके आए और आज फिर लौट करके आ रहे। जो खुशी हम लोगों को है, हमारे लिए वो दीपावली बहुत विशेष है। बिल्कुल, ये भव्य है, विशाल है, मर्यादा की मिसाल है, कण कण में जिसके राम है, हम उसके नन्हे बाल है। ये गाना है जो हमने लिखा था, और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ये गाना मोदी जी पे फिल्माया गया था और ये बजा हमारे था। लिए गौरव का विषय है। नीरा जी, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। हमारे लिए गौरव का विषय है, इस उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है, इस साहित्य जगत के लिए गौरव का विषय है, सभी महिलाओं के लिए गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि आपका वो गाना जो आपने लिखा और देश के बड़े सिंगर जुबिन नौटियाल जी ने उसको गाया और पूरे देश में वो गाना चर्चित रहा। अद्भुत है, मैं खुद प्राउड फील कर रहा हूँ आपके पास बैठकर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा काम किया। उत्तराखंड से तो जी गाना गया, और आपने भी वहां जाके कविता पढ़ी अयोध्या में, तो गाना तो लोगों ने सुन ही लिया होगा, कविता आप सुना दीजिए। तो वो मेरी कविता प्रभु राम पर है। मैंने लिखा था कि देव देवी दैत्य भी कायल थे जिसके काम के, सागर के पानी पर तरे पत्थर भी जिसके नाम के, वो नाम जिसने निर्धनों व निर्बलों को बल दिया, मेहनतों का फल दिया व मुश्किलों का हल दिया, वो नाम जिसने सागरों के सामने अड़ना सिखाया, हाथ में कोदंड ले रणभूमि में लड़ना सिखाया, वो नाम जिसने कर्म अग्नि को प्रचंड कर दिया, पाखंड के घमंड को भी खंड खंड कर दिया, वो नाम जो हर मित्त के निमित्त नेक कृत्य है, वो नाम जो सब दानवों का राम नाम सत्य है। क्या बात है। वो नाम जो सब दानवों का राम नाम सत्य है। बहुत बढ़िया। वो नाम जो सब ज्ञानियों के ज्ञान में गाया गया, वो नाम जो सब ज्ञानियों के ज्ञान में गाया गया, वो नाम जो सब दानियों के दान में गाया गया, वो नाम जो आदर में और सम्मान में गाया गया। गाँव में आज भी बोलते हैं चाचा राम राम ताऊ जी राम राम। वो नाम जो आदर में और सम्मान में गाया गया, वो नाम जो भारत के स्वाभिमान में गाया गया, वो नाम जो अवचेतना से ध्यान तक गाया गया, पाताल से लेकर के जो दिनमान तक गाया गया, वो नाम जो सच्चाई की पहचान तक गाया गया, जन्म से लेकर के जो शमशान तक गाया गया। बहुत बढ़िया। जन्म से लेकर के जो शमशान तक गाया गया। तो ये कविता मेरी है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि प्रभु राम पर हमने कुछ लिखा और वहां जाकर के सुनाया। मैं नीरा जी जब कविता सुना रहा था वहां मंच पर, सामने प्रभु राम की प्रतिमा लगी हुई थी और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कवि सम्मेलन पढ़ते हुए, कविता पढ़ते हुए मैंने श्रोताओं को नहीं देखा, मैं सिर्फ लगातार उस प्रतिमा को देख करके कविता सुनाता रहा और मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अद्भुत अनुभूति, इनक्रेडिबल, अद्भुत। तो आप मोहित जी, आप बहुत यंग पोएट हैं, बहुत कम उम्र है अभी आपकी और आपका बहुत लंबी जर्नी है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दूर शिखर तक जाएंगे। तो आप जब कविता पाठ करते हैं, जब आप स्टेज पे होते हैं, तो और यंग बच्चे भी आपको डेफिनेटली सुनते होंगे, कुछ आपको अप्रोच भी करते होंगे, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको हमें किसी तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए, या जैसे आपने तो बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि कवि पैदा होता है, लेकिन कवि पैदा होता है वो उसको कविता शायद उसके अंदर से होती है, उसकी भावनाएं होती है, लेकिन जो स्टेज का परफॉर्मर होता है, देखिए कवि भी एक परफॉर्मर है। बिल्कुल, कवि भी एक परफॉर्मर था। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं, उतना अच्छा शायद पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप यंग बच्चों को, यंग कवियों को क्या ऐसी सीख देना चाहेंगे कि पढ़ते समय जब वो पढ़ें और ऐसा असरदार, क्योंकि मुझे एक बार एक पत्रकार ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत निहित तरीके से याद है कि बोलते बहुत लोग हैं, असरदार कम बोलते हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप तो गृहिणी भी हैं और आपने कोई सब्जी बनाई और बहुत अच्छी सब्जी आपने बनाई और आप सब्जी मेरे सामने ऐसे ही लेकर के आ गई, सीधा जिस फ्रायदान में आपने बनाई, जिस बर्तन में वो ला करके आपने मेरे सामने, प्रेशर कुकर रख दिया आपके सामने, कढ़ाई रख दी, सब्जी इतनी टेस्टी है कि इससे टेस्टी कोई सब्जी नहीं है। तो निश्चित रूप से चाहे सब्जी कितनी भी टेस्टी हो, मेरी जो उत्सुकता है, मेरा जो मन है, कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप उसी चीज को किसी बहुत अच्छे सी चीज में सजा करके ले आए, उस पर धनिया छिड़क करके ले आए, है ना, उसको सजा करके ले आए, तो उसकी खूबसूरती बन जाती है। ऐसा ही कविता में है, ऐसा ही मंचों पर है। आपने कोई बहुत अच्छी कविता लिखी, जैसा आपने कहा देश में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ नहीं पाते, मंच पर परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका उल्टा भी है, इस देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, लिख नहीं पाते। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग, ठीक है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, अब मेरा काम हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। जितना अच्छा आपने लिखा है उतना अच्छा आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए।
कि आप उसको प्रेजेंट कितना अच्छा करते हैं। अगर आप प्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी चीज अच्छी हो ही नहीं सकती है। मैं कितना भी अच्छा व्यक्ति हूं, जब तक मैं कुछ अच्छा करके लोगों को ना दिखाऊंगा तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। यही मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टेज पे जब आप खड़े होते हैं और आप श्रोताओं को सुनाते हैं तो उनकी अटेंशन आप पे होना, आजकल तो 30 सेकंड की अटेंशन रखना भी बहुत बड़ा काम है। हम आजकल के सोशल मीडिया के युग में हैं, और आप अगर इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज को यूज करते हैं तो जब आप उसके एनालिटिक्स में जाते हैं वो दिखाता ही 3 मिनट या 3 सेकंड व्यूज है, मतलब वो समझता है कि इससे ज्यादा अटेंशन आजकल लोगों के पास है ही नहीं। तो 30 मिनट के लिए स्टेज पे परफॉर्म करना, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? 30 मिनट नहीं, कई बार 1 घंटे भी करना, और 1 घंटे के बीच में आपको लोगों को अपने आप से जोड़ के रखना होता है। इस बीच में उनके दिमाग में उनकी इंस्टाग्राम ना आ जाए। जब आप कविता पढ़ रहे हो, उनके दिमाग में चाहे कुछ चल रहा हो, एक अच्छे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की ये खूबसूरती होनी चाहिए कि जब वो कोई चीज प्रस्तुत कर रहा है उस समय श्रोता का दिमाग किसी भी चीज में ना जाए। उनके घर में क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या उनकी लड़ाई है, क्या बाकी चीजें हैं, वो सोशल मीडिया के बारे में ना सोचने लगे, मोबाइल ना निकालने लगे। ये काम आपका है कि वो कहीं बिखर ना जाए, आपको जोड़ करके रखना है। चाहे 30 मिनट हो, चाहे 1 घंटे हो, चाहे 3 घंटे क्यों ना हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस चीज की है? जब आप मंच पर खड़े होकर के कोई चीज पढ़ते हैं, इसका सीधा रिलेशन कॉन्फिडेंस से है। वो कॉन्फिडेंस आना सबसे पहले आना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सबसे पहले आपकी कविता से आएगा। मैंने एक अच्छी कविता लिखी, लोग उसको पसंद करते हैं, पहला कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये हो गया कि अब मैं मंच पर जा रहा हूं, एक अच्छी कविता लेकर के जा रहा हूं। दूसरा कॉन्फिडेंस क्या हो गया? आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है कि लोग आज मुझे मंच पर सुन रहे हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस आपका लगातार अभ्यास। आप जब लगातार माइक पर बोलते रहेंगे, मैं एज अ प्रोफेशन की समय बात आपसे कर रहा हूं, जो आपने सवाल मुझसे पूछा, कोई इमोशनल बात ही, एज अ प्रोफेशन बात कर रहा हूं। आप लगातार मंचों पर जाएंगे, माइक के सामने जाएंगे, बोलेंगे, आपको पता लगेगा कि माइक से कितना दूर आपको हटना है, कितना पास आना है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग माइक यहाँ से पकड़ लेंगे, कोई ऊपर से पकड़ लेंगे, तो वो चीजें आपको देखनी है। और आपको फेस एक्सप्रेशन, पहली चीज, जो आप बोल रहे हैं वो आपके चेहरे से झलकना चाहिए, पहली चीज। अब मैं कोई वीर रस की बात हंस के कहूंगा तो कैसा लगेगा सोच, या कोई हंसी की बात आंसू निकाल करके कहूंगा तो कैसा लगेगा? तो अगर आप करुणा पढ़ रहे हैं तो आपके चेहरे पे झलके, अगर आप हास्य रस पढ़ रहे हैं तो हंसी आपके चेहरे पे दिखे, आप वीर रस पढ़ रहे हैं तो वो शौर्य आपके चेहरे पे, आपके ललाट पे दिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपके फेस एक्सप्रेशन वैसे हो जो आप कहना चाह रहे हैं। आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस से लगातार हो। अगर आप सामने देख करके बोलते रहेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको ना देखूं थोड़ी देर, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, खत्म हो जाता है। तो आई कांटेक्ट आप जरूर बनाएं, सभी से बनाएं। तो कंठस्थ पढ़े। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी मोबाइल यूज नहीं करता। मैं मंच पे मोबाइल लेके नहीं चढ़ता हूं पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि पीछे भी लोग मोबाइल यूज करते हैं तो ऑडियंस का दिमाग थोड़ा सा ध्यान वहां जाता है। तो मुझे वो चीज थोड़ी खराब लगी तो मैंने भी बंद कर दिया। मैं मंच पे मोबाइल लेकर के नहीं जाता। क्या, मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने ना वैसे तो मैं भी कंठस्थ ही पढ़ती हूँ जब भी पढ़ती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि कलम और कागज बेहतर लगता है या एक बेहतर ऑप्शन है? मतलब आजकल ज्यादातर मैंने देखा है लोग मोबाइल लेकर ही पढ़ते हैं, लेकिन कलम कागज की गरिमा अपनी होती है। आपको लगता है कि कवि को हमेशा? मैं थोड़ा सा नए युग का भी कवि हूँ। मैं ना पुरातन का विरोध करता हूँ, ना मैं नवीन को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरे लिए पुरातन भी जरूरी है और जो नवीनीकरण चीजों का है वो भी जरूरी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहूंगा कि मैं जो मोबाइल लेके पढ़ रहा, मैं नहीं कहूंगा ये तो आप मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं। आई वोंट से दैट। आप कर लीजिए अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं। अगर आप कागज में कंफर्टेबल है, आप कागज में कंफर्टेबल हो जाइए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों ही ना ले तो ज्यादा बेटर है। कोई ऐसी कविता है जो आपने 2 दिन पहले लिखी है और उसको पढ़ना बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, या वो विषय ही उसी के ऊपर है, तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप अगर आप कंठस्थ पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे प्रभावशाली हो पाएंगे। आपका आई कांटेक्ट नहीं टूटेगा पब्लिक के साथ। बिल्कुल। ज्यादातर देखा गया है कि किसी गांव की पहचान या किसी चौक चौबारे की पहचान एक बड़ी सी बरगद के पेड़ से होती है, लोग बड़ा एडमायर करते हैं उसे। लेकिन एक बड़ी अलग सी बात ये भी है कि बरगद अपने नीचे किसी को पनपने नहीं देता। तो अगर हम मंचों की बात करें, कवियों की बात करें, तो आप एक यंग कवि हैं जिसने अपना रास्ता बनाया है। आप एक छोटी सी धारा है जो पत्थरों को तोड़ते हुए आगे गई है, लेकिन मंच पे पहले से प्रस्तुत, पहले से प्रेजेंट बरगद के पेड़, बड़े बड़े कवि रहे होंगे। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक यंग कवि को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑन स्टेज एंड बैक ऑफ द स्टेज, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे हिम्मत रहे। नीरा जी, सबसे ज्यादा कंपटीशन हर उस फील्ड में है जहां स्टारडम है, जहां फेम है, जहां मनी है, जहां नेम है। हर उस फील्ड में आपको स्ट्रगल मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हमारा कवि सम्मेलन जगत हो। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जब किसी जगह ये सारी चीजें आपको मिलने लग जाती हैं तो सबसे ज्यादा लोग उसी चीज को लेकर के प्रभावित होते हैं।
आज आप किसी से कहिए कि बैठ के योगा कर लो, वो नहीं करेगा आसानी से, क्योंकि उसको वहां नेम नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा। हालांकि आज तो मिल रहा है जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें लोग नहीं करेंगे। सोशल वर्क लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नेम फेम मनी नहीं मिलेगा। लेकिन हर उस चीज को करने की कोशिश करेंगे जहां ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो कवि सम्मेलन जगत में आज सारी चीजें आपको, जब आप परफॉर्म करते हैं, लोगों की एक फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, तो लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी भीड़ आने लगी है। जैसे आपने पहले तुकबंदी की बात करी, जिनके पास कविता नहीं है, जो सिर्फ तुकबंदी करके आ रहे हैं, या जिनके पास तुकबंदी तक भी नहीं है, वो क्या ही कर रहे हैं, वो भी इस फील्ड में है। एक मिसकंसेप्शन है कि बस तैयार होके खड़े हो जाओ, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि वो शायद उन चैलेंजेस को, उस मेहनत को समझने में असमर्थ हैं जो एक यंग कवि को उस जगह तक पहुंचने में लगती है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि आपने भी तो ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे यहाँ तक आप कितना भी गीदड़ को शेर की खाल पिला करके जंगल में भेज लें, वो भले दिखने में शेर लगेगा, लेकिन वो शेर नहीं हो सकता, उसके अंदर वो कलेजा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको किसी चीज में अपने आप को स्थापित करना है या भविष्य तक टिके रहना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष आपको करना है। 14 साल की तपस्या, 14 साल का वनवास, अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें, जो मैंने सीखा है, प्रभु राम का वनवास मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है, लेकिन उससे मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में बड़ा स्थापित होना है, तो 14 साल के वनवास के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो कलाकार हैं, आप उनके जीवन पढ़िए, कहीं ना कहीं 14 साल तक का उन्होंने वनवास झेला है, 14 साल की तपस्या उनकी है। और ये काट छाट वाली चीजें हमें लगातार देखने को मिलती हैं। हमारी उम्र ज्यादा नहीं है। बरगद की बात आपने की कि बरगद किसी के नीचे किसी को पनपने नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं कि जो बीज नीचे है, जो पौधा नीचे है, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बरगद को प्रणाम करके, उसका सम्मान करके बराबर से ऊपर निकले, लेकिन बरगद को नुकसान ना पहुंचाए, उसका बराबर सम्मान करे, क्योंकि उस पौधे का अधिकार है बढ़ना, क्योंकि उसको नियति ने, प्रकृति ने उसको बढ़ने के लिए उसको अलाउंस दे रखी है, तो वो बढ़े और बरगद का सम्मान जरूर करे। बहुत बढ़िया बात आपने कही शौर्य जी। चढ़ते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, और आप भी आज के चढ़ते हुए सूरज हैं, और ऊपर वाले की कृपा आप पे रहेगी कि आपको हर कोई सलाम करेगा। लेकिन सूरज से पहले आती है रात। तो आपके जीवन में भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संघर्ष ना आया हो, लो पॉइंट ना आया हो, ऐसा कोई समय ना आया हो जब आपको लगा हो कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं अकेला हो गया हूं। तो ऐसा किसी समय का कोई किस्सा आपको याद है जिससे आप निकल के बाहर आए? क्योंकि बड़ा इंस्पिरेशनल होता है। हमारी आजकल की दौड़ भाग बड़ी, जीवन में डिप्रेशन बड़ा आम सा शब्द हो गया है। जैसे पहले खांसी जुकाम हुआ करता था, आजकल हर दूसरे बच्चे को डिप्रेशन होता ही चला जा रहा है। तो क्या आपके जीवन में अभी कभी कोई ऐसा फेज आया है? नीरज जी, आप मेरी कविताएं भी सुनेंगे जो मैं मंचों पर पढ़ता हूँ। मैं लिखता सब कुछ हूँ, सारे रसों में लिखता हूँ, क्योंकि कवि वो है जो सब कुछ लिखे, उसका मन करे वो लिखे। लेकिन मंचों पर मैं मोटिवेशनल चीजें पढ़ता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। और मैं कह करके पढ़ता हूँ कि मैं इस देश की युवा पीढ़ी को जो कहीं डिप्रेशन में, कोटा पर बहुत कम लोग बोल रहे हैं, मैं कोटा पर बहुत बोल रहा हूँ कि कोटा में बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्या इसका रीजन है, इसके पीछे का कारण क्या है। मैंने इस पर बोलना शुरू किया है क्योंकि मेरे लिए वो कष्ट का विषय है। मैं पाकिस्तान में आग लगाने नहीं जा रहा हूँ। जब तक मेरे घर में परेशानी है, मैं दूसरे घर की चिंता तब करूंगा। पहले मैं अपने घर को ठीक कर लूंगा, दूसरा अपने आप उसका इलाज हो जाएगा। मैं अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा लूंगा, दूसरे की हिम्मत ही नहीं होगी हमारे घर में घुस सके। और हमारी सेना खड़ी है, तो मुझे पाकिस्तान की तो कोई चिंता, पाकिस्तान चाइना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं अपने देश के यूथ के लिए चिंतित हूँ, वो सुसाइड ना करे। कारण क्या है? इस देश में महाराणा प्रताप हुए हैं, इस देश में झांसी की रानी हुई है, इस देश में हाड़ा रानी हुई है, इस देश में शिवाजी हुए हैं, इस देश में पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं। जिस देश में ऐसे लोग रहे हों, आप सोच करके देखिएगा, घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई इस देश के लिए। उनको क्या कुछ नहीं ऑफर में था, लेकिन उसके बाद भी तपस्या झेली उन्होंने। क्या वो उन्हें डिप्रेशन नहीं रहा होगा? क्या इन लोगों को परेशानियां नहीं आई होंगी? लेकिन वो उससे निकल करके आए और स्थापित अपने नाम को किया। तो मैं बस ये कहूंगा कि जो भी यूथ इस चीज में लगे हुए हैं या डिप्रेशन में कहीं ना कहीं है, संघर्ष की तो आप हैबिट डाल लीजिए कि ये तो आपके जीवन में आएगा। तो ये तो पुराने जमाने की बात है, महान लोगों की बात है। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों को हम जीवंत देखते हैं, जिन लोगों को हम सुनते हैं, जिनसे हो सकता है जैसे आपने हरिद्वार या अयोध्या में पढ़ा और ये इंटरव्यू देख के उसमें से कोई एक बच्चा होगा जो ये जानने का कि अच्छा इनके साथ भी ऐसा हुआ था, ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो एक मोटिवेशन आती है। तो आपके जीवन का कोई एक ऐसा किस्सा रहा कभी जब आपने महसूस किया कि नहीं बस हो गया? 2011 या 2012 में अपने स्कूल टाइम पे मैं एक एथलीट था, तो आज भी हूँ। तो मैं 800 मीटर, देख के लगता है, 400 मीटर और 800 मीटर रेस में मैं रनिंग करता था। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की एक बार, मतलब जून की गर्मी में, दिन में, जून की गर्मी थी और दिन में मैं रनिंग करता था रोड पे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रनिंग करता था।
बहुत प्रैक्टिस मैंने की। और मैं बनारस कंपटीशन खेलने गया, स्टेट लेवल कंपटीशन अपने स्कूल की तरफ से। तो वहां सबसे पहली रेस मेरी हुई 800 मीटर, और आई वाज श्योर, एवरीवन वाज श्योर कि आई एम गोना हैव द गोल्ड मेडल। तो उस उम्मीद से लेकर के मैं दौड़ा, और जो लास्ट राउंड मेरा चल रहा था, उस राउंड में मेरे बराबर वाले जो एथलीट साथ में थे, उनका पैर और मेरा दोनों का पैर हिल जा, और इलझने के बाद हम दोनों गिर गए, और जो पीछे थे वो कहीं ना कहीं आगे निकल गए, और मैं गिरा तो मुझे चोट लग गई, मैं उठ नहीं पाया। और एक बड़ी उम्मीद लेकर के मैं वहां गया था। उसके बाद मैं आगे की रेस भी नहीं कर पाया, और मैं छोटा ही था इस उम्र में, हालांकि बच्चों को नहीं टूटना चाहिए इन चीजों से, ये तो खेलने खाने के लिए। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं 3 दिन तक रोता रहा। मेरी जो मैम साथ में थी, उन्होंने घर फोन किया, घर वालों ने समझाया, और मैं इतना सीरियस उस चीज को लेकर के हो गया था कि बहुत मेहनत करके गया था। लेकिन वहां से जब मैं लौटा, फिर घर गया, मुझे 1-1.5 हफ्ता उससे निकलने में लगा, और क्या क्या विचार मन में आए। उस दिन मुझे पता लगा कि डिप्रेशन क्या हो जाता है, क्या होता होगा, अब पता लगता है। उससे निकल करके आया, और अब आकर के मुझे ये पता लगा कि दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है। जो आज है वो कल किसी बड़े की तैयारी। अगर मैं उस दिन टूट गया होता तो आज कभी नहीं होता। एक बात बड़ी प्यारी सी ये है कि जब आपको लगे कि मैं ये कर रहा हूं और ये नहीं हो रहा है, तो डिप्रेशन में मत जाइए। बस ये सोच लीजिए कि महादेव ने कुछ बड़ा सोच के रखा है आपके लिए, वो कुछ आपसे कुछ और कराना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी फील्ड में मैं गया, मैं एक्टिंग में भी गया, मैं कहीं से निराश होकर के नहीं लौटा। उस दिन निराश हुआ जब मैं गिर गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने वापस से रेस शुरू की, और आज मैं कवि हूं, मंचों पे जाकर के कविता पढ़ता हूं। अगर मैं वहां टूट गया होता तो आज मैं कभी नहीं होता, सीधी सी बात है। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको सिखाती हैं, संघर्ष की आदत डाल लो, उसको मजे के साथ ले लो, बस बात खत्म। आप वीर रस के कवि हैं, आप वीर रस लिखते हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ वीर रस लिखते हैं मुझे, या बाकी सब भी लिखते हैं? और जो और लिखते हैं उसमें से अपना कुछ एक फेवरेट सा सुनाइए। देखिए नीरा जी, है क्या कि जो कवि की डायरी होती है ना, वो उसमें आपको सारे रस मिल जाएंगे, कोई बताए या ना बताए। क्योंकि कवि नेचर को, सोसाइटी को देख करके चीजों को देखता है, उसका देखने का नजरिया अलग है आम लोगों से। तो वो देखिए, अगर मेरा मन है श्रृंगार लिखने का तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिखता भी हूँ। मैं सारे रसों में लिखता हूँ, मैं हास्य रस भी लिख लेता हूँ। लेकिन जब मैं मंच पर जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने अपना मिशन बनाया है। मैं कविता पढ़ूं, मैं मंच पर ये लाइन हमेशा बोलता हूँ कि मैं कविता पढ़ूं, तालियां बजवाऊं, लिफाफा लेकर के घर चला जाऊं। मैं इस काम के लिए मंचों पर नहीं आया, मैं एक मिशन के साथ मंचों पर आया हूँ। मेरी सारी कविताएं आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा एक मिशन है, और उस मिशन को लेकर के मंचों पर आया हूँ, और उस मिशन को मैं हटने नहीं देता। तो मंच पर मैं वही पढ़ता हूँ जो मुझे पढ़ना होता है, लेकिन मैं लिखता सब कुछ हूँ, हर कवि सब कुछ लिखता हूँ। तो जो आप सब कुछ लिखते हैं उसमें से कुछ सुना दीजिए। तो मंच नहीं है, पॉडकास्ट का स्टूडियो है। मैं एक अभी मैंने गजल लिखी है पिछले 2-3 दिन पहले, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि ज़मीं रोशन नहीं होती कभी टूटे सितारों से। बहुत बढ़िया। उससे पहले 4 लाइन सुना देता हूँ। ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं, ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं, मगर ये भी नहीं कि मैं तेरी सच्चाई ना देखूं। अगर तू पास आए तो तेरे दिल में उतर जाऊं, बहुत बढ़िया। अगर तू दूर जाए तो तेरी परछाई ना देखूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर तू दूर जाए तो तेरी परछाई ना देखूं। ये मुमकिन किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता। ये गजल लिखने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता, बढ़िया। किसी का दिल कभी हमसे जलाया ही नहीं जाता। जमाने भर से रिश्ते जोड़कर देखे हैं मैंने पर, जमाने भर से रिश्ते जोड़कर देखे हैं मैंने पर, वो पहला प्यार तो दिल से भुलाया ही नहीं जाता। क्या बात है। वो पहला प्यार तो दिल से, वो पहला यार तो दिल से भुलाया ही नहीं जाता। फकत कुछ वक्त से सच बोलने की जिद पकड़ ली है, फकत कुछ वक्त से सच बोलने की जिद पकड़ ली है। किसी महफिल में अब हमको बुलाया ही नहीं जाता। बहुत बढ़िया। किसी महफिल में अब हमको बुलाया ही नहीं जाता। बड़े ही शान से सजती है दावत उनके मरने पर, बड़े ही शान से सजती है दावत उनके मरने पर, जीते जी जिन्हें भरपेट खिलाया ही नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीते जी खिलाया ही नहीं जाता, जिन्हें भरपेट जीते जी खिलाया ही नहीं जाता। मेरे दुश्मन को धोखा दे जो मेरे पास आते हैं, मेरे दुश्मन को धोखा दे जो मेरे पास आते हैं, उन्हें अक्सर कलेजे से लगाया ही नहीं जाता। और एक शेर सुनना कि उन्हें अक्सर कलेजे से लगाया ही नहीं जाता। मैं अपने काम के दम पर खड़ा हूँ आज अंगद सा। बहुत बढ़िया। मैं बड़ी बात कहता हूँ, मैं अपने राम के दम पर खड़ा हूँ आज अंगद, मैं अपने राम के दम पर खड़ा हूँ आज अंगद सा। बहुत बढ़िया। किसी रावण से अब ये पग हिलाया ही नहीं जाता।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत किसी बढ़िया। मुझे चेहरे को लगता है अगर कांधे ये पर सुलाया ही नहीं। महफिल होती तो आवाजें गूंज गई होती अभी तक। बहुत खूबसूरत आपने कही ये बात। तो आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? यही कवि के सफर पे देखते हैं, या फिर सोचते हैं कि कभी प्रोफेसर बनेंगे और कविताएं लिखना पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को, ऐसा कुछ? नीरज, ये मैंने सोचना बंद कर दिया। मैं स्कूल टाइम में बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, 10th क्लास तक। उसके बाद स्पोर्ट्स में चला गया, तो पढ़ाई से थोड़ा मन हटा, स्पोर्ट्स में चला गया। फिर मैं 5-6 साल में खूब स्पोर्ट्स में रहा, बहुत सारे गेम्स मैंने खेले और स्टेट लेवल तक खेले। फिर मुझे लगा शायद मैं ये हो जाऊँ, ये मेरा फ्यूचर होगा। लेकिन फिर वो चेंज हुआ, फिर मैं आईटी सेक्टर में चला गया, मैंने कोडिंग करनी शुरू कर दी। फिर मुझे लगा शायद अब मैं ये हो जाऊंगा फ्यूचर में। फिर वो चीज बदली, फिर मैं एक्टिंग फील्ड में चला गया और मैं कहीं से भी निराश होकर के नहीं लौटा। अच्छी बात ये है, मैं एक्टिंग फील्ड में भी गया तो शूट छोड़ करके बीच में आया अपनी मर्जी से। मुझे लगा कि अब मैं प्रॉपर एक्टर हो जाऊंगा, अब मैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काम करूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर मैं जब कविता में आया तो मुझे लगा कि अब मैं कवि हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे आज भी नहीं पता कि 5 साल बाद फिर क्या होगा। निश्चित रूप से कवि तो मेरे अंदर है, वो तो आजीवन रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन 5 साल बाद क्या बदल जाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये करेगा, बहुत सारी चीजें मेरे यार दोस्त लगाते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो मैंने सोचना बंद कर दिया फ्यूचर का। तो आप मायने से निरावधि है। निरावधि का मतलब ही होता है जो कभी ना रुके, निरंतर लगातार जो चलता ही रहे, रुकना ही नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सी बातचीत हमारी चलती आ रही है, लेकिन खत्म करना या एंड करना तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अल्प विराम हम इसे देंगे और फिर मौका कभी लगा तो आपसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले कुछ फटाफट एक रैपिड फायर के 4-5 सवाल हम आपसे पूछेंगे, एक ट्विस्ट के साथ कि हैम्पर आप ही को हमें देना पड़ेगा, हम आपको नहीं देने वाले। तो आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर हमने तैयार किया है, कुछ 4-5 सवाल हैं आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा इन सवालों का जवाब देने में। तो शुरू करते हैं मोहित चौरे जी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड। आप अपने आप को एज अ विजनरी देखते हैं या फिर एज अ पोएट देखते हैं? मतलब आप अपने आप को देखते हैं कि जिसको देख के लोग सीखेंगे या जिसको सुन के लोग खुश हो जाएंगे? मुझे सुन के कोई खुश हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात पर थोड़ा भी अगर अमल हो जाए, वो मेरा मिशन है। जैसे मैं कहता हूं कि हर कष्ट उसी को मिलता है जिस पर सदियां नाज करेंगी, वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। मैं भारत के युवाओं को बताना चाहता हूँ, यू आर द लीडर। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो कुछ पूरी दुनिया में आज बड़ा हो रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान के युवा कर रहे हैं। बस इस बड़े काम को हिंदुस्तान के अंदर ही करना होगा, जो करें देश के लिए करें। यू आर अ बीच पर्सन या माउंटेन पर्सन? हाँ, माउंटेन पर्सन। हर महीने माउंटेन्स पे आता हूँ, अभी वहीं से लौट के आपके पास आया हूँ। दाल चावल या फिर कोई भी और पिज्जा या कोई फॉरेन या जंक फूड? आई एम प्योर दाल चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, हाथ से खाने वाला खाना। बहुत बढ़िया। आप एक लीडर बनना चाहेंगे कि एक मोटिवेटर बनना चाहेंगे? अगर दोनों बना जा सकता है। अगर आप लीडर हैं तो भी आप एक मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, और कर भी रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, इज अ आउटस्टैंडिंग लीडर, और कितने सारे लोगों को मोटिवेट, मैं खुद उनसे मोटिवेशन लेता हूँ। हम सभी शायद उनसे बहुत ज्यादा तो दोनों चीजें हो सकते हैं, तो दोनों लड्डू। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ। गांव की जिंदगी, शहर की जिंदगी? गांव की जिंदगी, नो डाउट, गांव की जिंदगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे लेकिन मैं देखिए, मैं ये चाहूंगा, मैं जानता हूँ कि नीरज जी बहुत अच्छा लिखती है, मैंने आपको सुना है। और एक अच्छा कवि वो है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ नीरज जी, एक अच्छा कवि वो है जो एक अच्छा लिसनर है, जो अच्छा श्रोता है। मैं कवि बना हूं तो कवियों को सुनकर के बना हूं, कि मैंने कवियों को सुना है। मुझे सुनने का बहुत शौक है। मुझे कोई अच्छी कविता सुनाता है, मैं घंटों बैठ के सुनता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ सुनाए ताकि मेरा मन सेटिस्फाई हो। ये बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि कुछ लोगों के सामने कहना बड़ा आसान होता है, कुछ लोगों के सामने कहना बड़ा मुश्किल होता है। आप उनमें से हैं जिनके सामने कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और आप ही के लिए कहते हैं कि हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे। हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ रात की, कुछ सुबह की तरह रोशन, कुछ रात की तरह गहरे। हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ सुबह की तरह रोशन, कुछ रात की तरह गहरे। कुछ देर साथ निभाते हैं कुछ देर में पलट जाते हैं कुछ देर साथ निभाते हैं कुछ देर में पलट जाते हैं कुछ, और कुछ वो भी होते हैं जो दिल की गहराइयों में रह जाते हैं ठहरे।
हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने पहचाने क्या चेहरे, बात है, हर मोड़ पे मिलते हैं कुछ जाने बहुत अच्छा। पहचाने चेहरे। अब जब आपने हमसे सुना है तो बिना सुने तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं तो तो समझ चुका हूँ। एंड करने के लिए एक छोटा सा कविता शेर जो भी आप सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को। मैं बस मेरा एक जो मैं अपना इंट्रोडक्शन में पढ़ता हूँ कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूँ। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूँ। ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूँ। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूँ। क्या बात है, क्या और बात 4 है। लाइन अभी मैंने जल्दी में लिखी हैं कि भले गिरते रहे लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। जैसे आपने कहा कि रुकना नहीं चाहिए व्यक्ति को। भले गिरते रहे लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। बड़े ही शौक से हमने हमने कदम चूमे फकीरों के। बहुत किसी बढ़िया। राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, बहुत किसी बढ़िया, राजा बहुत के बढ़िया। आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। कुछ और कहना अब नहीं बनता है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया आभार। पायलक के नाम। पूरे इस टीम को, आपके सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।